गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भारत बंधु शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे 11th क्लास के यूनिट नंबर 3 आवर्त सारणी का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके पार्ट सेकंड का आज हम अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इसकी सामान्य जानकारी आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था कि तत्वों को व्यवस्थित जिस सारणी में गुणधर्मों के आधार पर किया जाता है उस सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। और समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया था, जिसमें हमने पहले नंबर 1 पर लेवोसी का वर्गीकरण पढ़ा था। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं डॉवे राइनर का त्रिक नियम। सो गाइस, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको अच्छे इस चैप्टर के वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। तो गाइस, हम देखते हैं डॉवे राइनर का त्रिक नियम। डॉवे राइनर ने क्या किया था? तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, 3-3 के समूह में। तो जब 3-3 के समूह में तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो उनके प्रथम और तृतीय पास वाले तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? डॉवे राइनर का त्रिक नियम। तो डॉवे राइनर का त्रिक नियम क्या हो गया बेटा? डॉवे राइनर का त्रिक नियम हो गया, डॉवे राइनर ने क्या किया? परमाणु भार, आप नोट करते जाएंगे, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को 3-3 के समूह में, कितने समूह में बेटा? 3-3 तत्वों के समूह में, 3-3 तत्वों के समूह में, 3-3 तत्वों के समूह में क्या किया? विभाजित किया या वर्गीकृत किया। समूह में वर्गीकृत किया। तो देखिए बेटा, डॉबी राइनर ने क्या किया था? परमाणु भार जो होता है उस परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को कितने समूह में? 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया। तो जब वर्गीकृत किया तो उन्होंने पाया कि उनके गुणधर्मों में समानता का एक क्रम होता है। किसका? गुणधर्मों में, उनके गुणधर्मों में समानता का एक क्रम होता है। एक निश्चित क्रम उनके गुणधर्मों में उनको देखने को मिला। इसे डॉवे राइनर का त्रिक नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अकॉर्डिंग, तो बेटा इस नियम में क्या कहा कि जब हम तत्वों को 3-3 के समूह में रखते हैं तो मध्य वाले तत्व का, इस नियम के अनुसार मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है बेटा, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार पास वाले तत्वों के, पास वाले तत्वों के परमाणु भारों के योग का औसत होता है बेटा। योग का औसत होता है। डॉवे राइनर का त्रिक नियम क्या कहता है बेटा? डॉवे राइनर ये कहता है कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में 3-3 के समूह में रखा जाएगा
तो 3-3 के समूह में रखने पर जो मध्य वाला बीच वाला जो तत्व है उसका परमाणु भार जो होगा वो उसके पास वाले तत्व फर्स्ट और थर्ड पास वाले तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। जैसे बेटा हम इसका उदाहरण देख सकते हैं डॉर्विन के नियम का। जैसे लिथियम 3 तत्व लिए बेटा, एक तो हो गया हमारा लिथियम, एक हो गया सोडियम और एक हो गया हमारा पोटेशियम। तो ये 3 तत्वों को जब इसने व्यवस्थित किया तो इसके क्या लिखे इसने परमाणु भार। तो इनका जो परमाणु भार है बेटा, परमाणु भार, तो लिथियम का कितना होता है बेटा 7 और सोडियम का कितना होता है 23 और पोटेशियम का 39। तो ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो हमारा ये सोडियम तत्व है बेटा, मध्य वाला तत्व है, इसका जो परमाणु भार होगा इन दोनों के पास वाले तत्वों के परमाणु भारों के औसत भार के बराबर होगा। तो जैसे पहले तत्व का फर्स्ट तत्व का परमाणु भार कितना है 7 और थर्ड वाले तत्व का परमाणु भार कितना है 39। तो बेटा औसत निकालोगे दोनों तत्वों का, दो का भाग दोगे, 39 और 7 कितने हो गए आपके 46। अब 46 में कितने का भाग दिया आपने 2 का, तो कितनी बार गया 23 बार। तो 23 जो परमाणु भार प्राप्त हुआ वो किसका प्राप्त हुआ सोडियम का। इसका मतलब इन तीनों तत्वों के गुणधर्मों में क्या है बेटा समानता है। इसे हम क्या कहते हैं डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। लेकिन ये इस नियम की एक कमी रह गई थी बेटा। कमी क्या रह गई कि ये नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है। जो डॉबे-राइनर का नियम है यह नियम अपन लिख सकते हैं, यह नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है। तो डॉबे-राइनर का जो नियम है वो कुछ तत्वों के लिए तो सही पाया गया लेकिन सभी तत्वों पर ये लागू नहीं हुआ, इसलिए ये नियम आगे चल करके क्या हो गया असफल हो गया। तो ये था हमारा डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। इसके बाद अगला जो आता है हमारा वर्गीकरण वो दिया था न्यूलैंड ने, जिसे हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम आप नोट कर लोगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब हम कौन सा नियम पढ़ेंगे, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम था इस नियम के अनुसार इसने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता दर्शाता है। हर प्रत्येक पहला तत्व उससे 8वें तत्व से गुणों में क्या दर्शाएगा समान। ये समानता उसी प्रकार होती है जिस प्रकार संगीत के हमारे 8 स्वरों में पहला स्वर सा और 8वां स्वर समान होता है, उसी प्रकार तत्वों के गुणधर्मों में भी समानता पाई जाती है। तो क्या हो गया बेटा इस, तो अपन लिख सकते हैं इसमें क्या नोट करोगे आप, नोट कीजिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अकॉर्डिंग न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में बेटा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रथम तत्व उससे, जिस तत्व को हम काउंट कर रहे हैं
प्रथम तत्व उससे आठवें, प्रथम तत्व उससे आठवें तत्व के साथ, आठवें तत्व के साथ गुणों में समानता दर्शाता है। गुणों में क्या दर्शाता है बेटा? समानता दर्शाता है। जिस प्रकार संगीत के स्वर में, जिस प्रकार संगीत के जो स्वर होते हैं हमारे स्वर में, प्रथम स्वर व आठवां स्वर, पहला स्वर और आठवां स्वर समान होता है। तो ये बेटा कौन सा नियम था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। एक बार फिर सुनिए, क्या हो गया हमारा? न्यूलैंड ये कहता है कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो प्रथम तत्व उससे आने वाले आठवें तत्व के साथ गुणों में समानता दर्शाएगा। जिस प्रकार संगीत के स्वर में पहला स्वर और अंतिम स्वर, जो अंतिम स्वर होता है हमारा आठवां स्वर, वो एक समान होता है। तो देखो बेटा, जैसे अपन के जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पै, धी, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा। तो ये तो आपका पहला स्वर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो इसमें पहला स्वर और आठवां स्वर क्या आया बेटा? समान आया। उसी प्रकार जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर हो गया हमारा पोटेशियम और कैल्शियम। तो देखो बेटा, ये जब इन तत्वों को हमने किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया? इनको हमने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो देखो, जैसे लिथियम से हम काउंट करेंगे बेटा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां तत्व कौन सा हो गया हमारा? सोडियम हो गया ना। तो लिथियम की समानता किसके साथ होगी बेटा? सोडियम के। तो लिथियम और सोडियम के गुण धर्म समान होंगे। जब बेरिलियम से 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। इसके गुण धर्म इसके समान होंगे। सोडियम से 8वां तत्व कौन सा हो गया? पोटेशियम। तो इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम के गुण धर्मों में क्या पाई जा रही है? समानता। तो ये कौन सा नियम था बेटा? न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन इस न्यूलैंड के अष्टक नियम की भी बेटा क्या रह गई थी? कमी रह गई थी। अब कौन कौन सी कमी रह गई? यदि हम बात करें तो यह जो नियम है ये अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहली कमी, यह नियम अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। क्या नियम हो गया बेटा? जो अष्टक नियम है वो अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। सेकंड नियम है बेटा, ये जो नियम है वो कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। और तीसरी बात ये आती है कि जब ये
नियम दिया गया था बेटा, तो उस समय अक्रिय गैसों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब अक्रिय गैसों का पता चल गया, तो अक्रिय गैसों की खोज के बाद यह नियम पूर्ण रूप से क्या हो गया बेटा, असफल हो गया था। पूर्ण रूप से यह नियम क्या हो गया, असफल। क्यों? देखो बेटा, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन के बाद कौन सा तत्व आता है बेटा, अक्रिय गैस आ जाएगी हमारी नियोन। तो जैसे ही ये नियोन तत्व आया, तो इसका मतलब लिथियम से 8वां तत्व तो कौन सा हो जाएगा, नियोन हो जाएगा ना। तो फिर लिथियम की किसकी समानता होनी चाहिए, नियोन की। जबकि लिथियम और नियोन के गुणधर्मों में तो बहुत अधिक अंतर होता है। तो जब ये नियम दिया था बेटा, उस समय अक्रिय गैसों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी, इसलिए नियम अधिकांशतः सही पाया गया। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो उस समय ये पूरा के पूरा नियम क्या हो गया, असफल हो गया। तो ये था हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके बाद बेटा थर्ड जो नियम आता है हमारा, तीसरा जो वर्गीकरण है, वो तीसरा वर्गीकरण है हमारा लॉथर मेयर का वक्र। लॉथर मेयर का वक्र, इसके बारे में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों को शेयर भी करें। और लाइव क्लास लेने के लिए मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।